मेरे को आपकी कहानी वाली बात से ना सबसे छोटी कहानी याद आई बचपन की। तो अब कहानीकार भी बढ़ रहे हैं तो सुनने वाले भी बढ़ रहे हैं। अब कहानियां ना दो हिस्सों में डिवाइडेड होती हैं। मतलब एक कहानी को दो तरीकों से बताया जा सकता है। एक ये कि इंटरेस्टिंग, एक अनइंटरेस्टिंग। तो ये कैसे कौन डिफाइन करता है कहानी को इंटरेस्टिंग या अनइंटरेस्टिंग? सो इट्स ऑल अबाउट पीओवी। आप किस पीओवी से कहानी को सुन रहे हैं, आपका अपना इंटरेस्ट कितना लाइन है उस कहानी से, आप कितना कहानी से रेजोनेट कर पा रहे हैं, आप वो टॉपिक कितना आपके जिस तरह के टॉपिक आप सुनते हैं देखते हैं वो कितना करीब है उसके। गालिब के दिल में कितना दर्द था, मतलब अगर उनकी हवेली में जाके देखो कितना दुख था, कितना दर्द था। उनकी लाइफ कैसी गुजरी थी। Good stories happen to those who can tell them. हाय, दिस इज योर आरजे कैम्बी और आप सभी को पता है कि कहानियां सबको सुनने में बहुत इंटरेस्ट रहता है और बचपन में तो हम कहानियां सुन के ही सोते थे। इसलिए फीवर एफएम लेकर आ गया है फीवर स्टोरीज, और आज फीवर स्टोरीज का लॉन्च। और इसके लिए हमारे साथ दो लोग बैठे हैं जो आए यहाँ पर कहानियां सुनाएंगे। उससे पहले मैंने सोचा मैं इनसे कहानी सुनूंगा कि इन्होंने कहानी क्यों सुनानी शुरू करी। सो वी हैव मिस्टर अहमद फराज, जो कि पहले रेडियो में ही थे। उन्होंने काफी मतलब घाट घाट का पानी से कहते हैं उन्होंने पिया है जी। फीवर में भी पहले काम करा है इन्होंने। रेडियो सिटी में लव गुरु रहे हैं, मतलब काफी इन्होंने प्यार करने वालों को मिलाया है या जुदा करा है ये मैं श्योर नहीं हूँ, वरना लव गुरु गुरु जरूर बुलाते थे इनको जी। और किसी को पता नहीं था लव गुरु कौन है। अगर उस टाइम पे 2008-9 की बात है। 2008-9 में अगर किसी ने बाई चांस रात को शादी से घर जाते वक्त रेडियो सुना है और वो सोचे उसके पीछे कौन था, यही है वो इंसान। एंड देन वी हैव मिस्टर अभय महेश्वरी, जो कि एकदम 90s किड है। अब अगली जनरेशन की होगी ना 90s किड है, जो स्टोरी टेलिंग करते हैं, पॉडकास्टिंग करते हैं। और इसको क्या क्या कहेंगे सर? स्टोरी टेलिंग, पॉडकास्टिंग, राइटर, नरेटर, साथ में डे जॉब। ये कौन सी जॉब? डे जॉब घर वाली बाहर वाली वाला हिसाब है। अच्छा, दिन में एक दिल के लिए एक पेट के लिए। अच्छा, ये तो बहुत ही डीप थॉट है। दिल के लिए एक पेट के लिए, क्या बात है। तो कैसे, क्या सीन है मतलब आजकल? मतलब मैं रैंडम, ये मेरा मन नहीं है पूछने का यार, तो कहानी बताओ कैसे शुरू हुआ है ना। एक रैंडम सवाल थ्रो करता हूँ, आपको क्या लगता है आज के टाइम पे कितने लोगों को कहानी सुनने में इंटरेस्ट है? देखिए, मेरे हिसाब से कहानियाँ सुनने का इंटरेस्ट, चाहे हमें लगे कि इंटरेस्ट कैसा है, बट कहानियाँ हमारी ज़िंदगी के ऐसा पार्ट रही हैं कि जब आप कहानी सुनने बैठते हैं, कोई आपको कहानी सुनाता है, तो एंड इफ़ द स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग, अगर वो इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाई जा रही है और एक अच्छा कंटेंट है, तो आप सुनते हैं बैठ के। तो कहानियाँ सबको सुनना अच्छा लगता है, ये हमारे ब्लड में है। जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि हम ना कहानियाँ सुनते बड़े हुए हैं, चाहे वो मम्मी ने सुनाई हो, पापा ने सुनाई हो, नानी ने सुनाई हो, दादी ने सुनाई हो, किसी ने भी नहीं सुनाई हो। तो हम कहानियाँ सुनते हुए, और आज की जनरेशन तो कहानियाँ देखते हुए भी बड़ी हुई है। यूट्यूब है, अदर मीडियम्स हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं स्टोरी तो सुना रहे हैं। जो यूट्यूबर्स भी हैं, जो कंटेंट वो बनाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कहानी है। तो कहानियाँ सुनने का इंटरेस्ट तो सबको है, कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। किसी को किसी तरीके की कहानियाँ पसंद आती हैं, किसी को किसी तरीके की। वो बस जॉनर अलग अलग हो जाते हैं, तरीके अलग अलग हो जाते हैं, बट सुनते समय सब। मेरे को आपकी कहानी वाली बात से ना सबसे छोटी कहानी याद आई बचपन की। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अबे जी, आपने लाइफ में सबसे छोटी कहानी कौन सी सुनी है? यही वाली थी एक्चुअली, कोइंसिडेंटली। Oh my God, I won. यही है। मुझे लगा स्टोरी टेलर्स कुछ अलग बताएंगे। आजकल तो सबसे छोटी कहानी वो रील वाली जो चल रही है, जो आपने कहा देखें, टंग टंग। वो कहानी कहाँ है, वो मतलब उसमें ही कहानी है आजकल। हाँ, जेंजी उसी के लिए में। वही कहानी है। मतलब उसमें 1 सेकंड में कुछ लिख देते हैं कि आजकल कुछ तो एक दो लाइनें लिख देते हैं, दैट बिकम्स अ स्टोरी। यस यस। सो अगेन वही बात है कि इवन देन 1 सेकंड की भी रील वो बनाते हैं टू गेट मोर व्यूज या लाइक्स, तब भी वो कुछ ना कुछ उनको कंटेंट उसमें डालना पड़ता है, चाहे वो रिटर्न डालें, चाहे वो कैप्शन में डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई कहानी सुनने बैठा है सर। तो वो कहीं ना कहीं वो तो उनसे कनेक्ट रहता ही है। चाहे आप 1 सेकंड की रील बनाएं, कैप्शन लंबा कर देंगे, ऊपर 2 लाइन का वो डाल देंगे, तो वो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कहानी सुनने का वो रहेगा। और आई एम ग्लैड कि सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ और हुई है कि जो इवेंट्स होते थे ऑन ग्राउंड, जो लोग अभी जैसे मेरे जैसे हम लोग कहीं इवेंट में जाके परफॉर्म किया करते थे, ये सोशल मीडिया से थोड़ा और फैला है। देयर आर मोर पीपल जो अब इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी कहानियाँ जो शायद कभी सिर्फ डायरी के पन्नों तक सीमित थी, वो बाहर लाना चाहते हैं सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से। तो अब कहानीकार भी बढ़ रहे हैं
तो सुनने वाले भी बढ़ रहे हैं। मीडियम सर, ऑफ हाँ जी। एक्सप्रेशन मिल गया लोगों को। पहले एक ही आरजे था, एक ही न्यूज एंकर था। पहले तो लव गुरु का चेहरा ही नहीं था। हाँ, इनफैक्ट हाँ, मैं लव गुरु बट मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। इनफैक्ट आजकल तो पॉडकास्ट वीडियो के साथ ही आ रहे हैं कि चेहरा दिखा रहे हैं। हाँ, चालू हुए थे ऑडियो के साथ के विद अ कम्प्लीटली ऑडियो मीडियम। सो जैसा इन्होंने कहा कि वो एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों को मिला है, और पहले वो ताकत किस या वो स्किल कुछ ही लोगों के पास था, या स्किल सबके पास था, लेकिन वो ताकत एक्सप्रेशन की कुछ लोगों के पास थी। आज वो सबके हाथ में है, तो हर कोई ऑटोमेटिकली अपना दिन बताना चाहता है, किस्सा सुनाना चाहता है। कहानी भले ना हो, किस्सा हो, इसलिए सोशल मीडिया पे उसे स्टोरी कह रहे हैं, वरना ग्लिम्स कह सकते थे या कुछ और कह सकते थे। पर वो स्टोरी इसलिए है बिकॉज वो एक 9:16 16:9 फ्रेम में बहुत कुछ कहा जा रहा है, भले ही वो 1 सेकंड की। सर, आप उस स्टोरी की बात कर रहे हैं जो आजकल हम डालते हैं, जो हम स्टोरी बना के डालते हैं ना कि हम यहाँ हैं, उस स्टोरी की बात कर रहे हैं या रील वाली स्टोरी की बात कर रहे हैं आप? एक ही बात है, मतलब दोनों में मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन अलग है। एक में रील बन गई है या वीडियो है, चाहे वो कट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, वो थोड़ी ज्यादा एडिटिंग है, ज्यादा स्किल के साथ है। अब मेरे जैसा व्यक्ति जो रील से दूर भागता है, उसके लिए नॉर्मल फोटो क्लिक इसी की रील काटेंगे। आप जो कह रहे हो ना, जो रील से दूर भागता है, ये हाँ, इसी की रील कटेगी। हाँ। कितना आयरॉनिकल वही वायरल हो जाएगी। रील के रिजल्ट से सहमत हूँ, तो वायरल हो जाए तो हाँ, बिल्कुल मुंह में घिसक मैं कर। रील से दूर भागता हूँ, वायरल हो जाए तो यार आई कैन गिव इट अ थॉट। यस। तो वही बात है ना, जैसे अब आपने बोला कि वो स्टोरी जो हम डालते हैं वो 24 घंटे तक रहती है। बिल्कुल। रील आपकी परमानेंट है आपके उस पे। तो अब ये स्टोरीज की भी लाइफ टाइम हो गई है। कुछ चीजें जो आप सिर्फ टेम्पररी सुनाना चाहते हैं वो आप स्टोरी उसमें डाल दीजिए, कुछ चीजें जो आप परमानेंट रखना चाहते हैं वो रील बना के डाल दीजिए। तो ये आपका वो हो गया कि आपकी मर्जी के ऊपर है कि भाई मुझे ये कहानी टेम्पररी सुनानी है तो मैं इसको स्टोरी पर डाल देता हूँ, मुझे ये कहानी परमानेंट रखनी है तो मैं इसका रील बना देता हूँ। तो बस, और मतलब बीच में थोड़ा प्लग इन करना चाहूंगा, फीवर स्टोरीज की जो कहानी है ना, वो 24 घंटे तक नहीं, वो आपके दिल में 24 जन्मों तक रहेगी। सर मुझे बताओ, कहानियां देखो, अब कोई किसी की कहानी सुनता है, मूवी की भी कहानी होती है ना, किसी की कहानी होती है, किसी का किस्सा होता है। अब कहानियां ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। मतलब एक कहानी को 2 तरीकों से बताया जा सकता है, एक ये कि इंटरेस्टिंग, एक अनइंटरेस्टिंग। तो ये कैसे, कौन डिफाइन करता है कहानी को इंटरेस्टिंग या अनइंटरेस्टिंग? यार ये ना बड़ा पेचीदा सा क्वेश्चन या तभी तो मैंने पूछा। और इसका ना आंसर कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, बताइए। अब इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग का ऐसा है कि किसी के पर्सपेक्टिव से हो सकता है राइटिंग जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग रही हो, थोड़ी अनइंटरेस्टिंग रही हो। एक ऑडियंस ऐसी हो सकती है जिसको कहानी अनइंटरेस्टिंग लगी हो, एक ऑडियंस ऐसी हो सकती है जिसको कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो। एक ऑडियंस ऐसी हो सकती है जिसको कहानी में कोई ऊपर नीचे नहीं लगा, लेकिन सुनाने के तरीके में पहला थोड़ा इंटरेस्टिंग से चला, फिर दूसरा हाफ थोड़ा अनइंटरेस्टिंग सा हो गया, वो उस तरह। सो इट्स ऑल अबाउट पीओवी। आप किस पीओवी से कहानी को सुन रहे हैं, आपका अपना इंटरेस्ट कितना लाइन है उस कहानी से, आप कितना कहानी से रेजोनेट कर पा रहे हैं, आप वो टॉपिक कितना आपके जिस तरह के टॉपिक आप सुनते हैं देखते हैं वो कितना करीब है उसके। तो ये उस पर डिपेंड करता है। इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है कि अनइंटरेस्टिंग क्या चीज़ बनाएगी, इंटरेस्टिंग क्या चीज़ बनाएगी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर कहानीकार अच्छे हैं सुनाने वाले, जो कि मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे कहानीकार निकल के आ रहे हैं, तो एक अनइंटरेस्टिंग सी प्लेन जेन सी लिखी हुई कहानी को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। वहीं अगर कहानी सुनाने वाला उस तक तरीके का नहीं है तो एक बहुत अच्छी लिखी हुई कहानी भी बोरिंग हो सकती है। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट हाँ, राइटिंग भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है और सुनाना तो डेफिनेटली करता है मेरे हिसाब से। सो एकदम सही कहा इन्होंने, बिकॉज कहानी लिखना सुनाना ये सब परफॉर्मेंस आर्ट्स के अंदर आ रहा है। अगर आप ब्रॉड कैटेगरी देखो तो इट्स अ पैकेज ऑफ एवरीथिंग। मेरी आवाज़ अच्छी है लेकिन हो सकता है मुझे लहजा नहीं है, मेरे में वो वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है, मैं वो एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट कर पा रहा, चाहे ऑडियो के थ्रू है या इन पर्सन हो, एक वो है। पर मुझे एक एंगल ये भी लगता है कि आजकल आई थिंक क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा डिजिटल इन्फ्लक्स है कंटेंट का, लोग कहीं ना थोड़ा ऑथेंटिसिटी ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आप देखो तो पिछले 4-5-6 सालों में व्लॉग्स का चलन आया और सक्सेस भी हुआ। व्लॉग क्या है? व्लॉग उसका कोई ना सर है ना पैर है, बस हे गाइस
वेलकम टू माय व्लॉग। वो कट होता है आपके सोने से, कहीं से भी शुरू हो जाता है, कहीं से भी खत्म हो जाता है, पर मैं उस पर हुक्ड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं उससे एसोसिएट करता हूँ। अगर वो किसी की लाइफ है, कोई बच्चा है, माँ बाप है, मैं उनके कैरेक्टर्स के साथ एंगेज करता हूँ। मुझे सड़क पे दिख जाए तो मैं कहता हूँ अरे ये तो वही यूट्यूबर है ना, एंड देन आई फील कनेक्टेड टू देम। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहानी के मायने भी, जैसे हम थोड़ी देर पहले भी मीडियम्स की बात कर रहे थे, वो इस तरह से भी चेंज हो रहे हैं कि लोग ऑथेंटिसिटी ढूंढ रहे हैं और वो उन्हें जहां मिल जाए। अब वो गोइंग बैक टू व्हाट ही सेड, जो सुनाने का तरीका है उसमें एक है कि यार ये तो मेरा काम है तो मैं सुना रहा हूँ, एक होता है ऑथेंटिकली कि मैं फील कर रहा हूँ, चाहे वो डरावनी कहानी है कि भाई मैं वो फील कर रहा हूँ, इमोशन फील कर रहा हूँ। तो आई थिंक वो ऑथेंटिसिटी या तो आपकी आवाज़ से दिखे, आपके काम से दिखे, कि आपने अगर व्लॉग बनाया तो वहाँ दिखे, तो उधर लोग आज भी मेरे ख्याल से कनेक्ट करते हैं। और ऑटोमेटिकली फिर वो एट द एंड पर्सन टू पर्सन चॉइस हो जाती है कि अगर मैं कार एंथुजियास्ट हूँ तो मुझे कार के व्लॉग पसंद आएंगे, नहीं हो तो नहीं आएंगे, वरना हे गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग चल ही रहा है। हाँ मतलब पता है ये चीज ना मेरे को अभी तक समझ नहीं आई, मतलब कुछ टाइम हो गया मुझे क्रिएटिव फील्ड में आए कि हमने मान लो मैंने दिल से कुछ बहुत अच्छा लिखा, अब वो मेरे लिए अच्छा सामने का रहा है, तूने क्या कर दिया। होता नहीं, ये बहुत होता है कि या तो अब ये बहुत ही एक बड़ा ट्रैप है, ये इल्यूजन है, डिल्यूजन है, मुझे ये समझ नहीं आया। यू हैव रिटन समथिंग वेरी ग्रेट एंड आप सामने वाले से जाके पूछो यार मैंने ये लिखा, अरे ये तो क्या लिखा है, तो बेकार है। अब हाउ डू ये क्या कहते हैं इसको, वैलिडेशन, ये वैलिडेशन का बड़ा सीन है राइटिंग में, बिल्कुल है, which is what I feel, how do we either we get over it, either we run after it, how do we break this, मतलब कैसे? देखिए क्या मैं, मेरे हिसाब से ना ये जो वैलिडेशन वाली चीज़ है ना, ये ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से आ ही रही है। बिकॉज ढिंचैक पूजा भी अगर कंटेंट बनाती हैं तो वो भी वैलिडेशन के लिए बना रही हैं, लोगों के उसके लिए बना रही हैं। या कोई भी कंटेंट बनाता है आजकल तो वो वैलिडेशन के लिए बना रहा है। व्लॉग भी बनाते हैं लोग तो वो चाहते हैं कि मेरी डेली लाइफ लोगों तक जाए। अब जहाँ तक लिखने का सवाल है, अगर कोई कोट है या आपने कोई शायरी के 2 अल्फाज लिखे हैं या आपने 2 लाइनें लिखी हैं, वो आपने किस मूड से लिखा, किस माइंडसेट से लिखा, क्या आपके माइंड में चल रहा था उस वक्त। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम गोइंग थ्रू अ बैड फेज इन माय लाइफ, मैं शायद कुछ ऐसी लाइनें लिखूंगा जिसमें थोड़ा सा डार्क आए, थोड़ा सा उस चीज़ को दर्शाए कि क्या होता है जब जहन और मन डार्क होता है, एक डार्क प्लेस में होता है तो कैसे चीज़ें आती हैं। या मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में अचानक से बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो मैं उस हिसाब से लिखूंगा। सामने वाला किस स्टेट में है जो पढ़ रहा है वो आप नहीं जानते। तो वो जब पढ़ रहा है वो अपने पीओवी से पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है अपने जहन से पढ़ रहा है। हो सकता है आपके हिसाब से बहुत अच्छे लिखा हो सकता है सामने वाले के हिसाब से बिल्कुल ना हो, लेकिन जो लिखने वाला है अगर वो इस चीज़ में पड़ जाए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो सर ना हमें गालिब मिलते, ना हमें मीर तकी मीर मिलते, ना हमें जॉन एलिया मिलते, ना कोई और। मंटो जब कहानी लिखा करते थे उस वक्त मंटो को डिस्कार्ड कर दिया गया था, मंटो को सोसाइटी से धिक्कारा गया था, उनको बोला गया था कि ये इंसान न जाने क्या गंदगी लिखता है कहानी के नाम पर। और उस वक्त ही वॉज अ वेरी अनसक्सेसफुल राइटर। आज की डेट में मंटो कल्ट हैं, जितने राइटर्स हैं मंटो की कहानियां पढ़ते हैं हम। मैं मतलब मेरे लिए मंटो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं, कहानी उसमें प्रेमचंद कहानी उसमें बहुत इंस्पिरेशनल रहे हैं। सिंपल स्टोरी, एग्जैक्टली सिंपल स्टोरी। शतरंज के खिलाड़ी, उनकी इतनी सिंपल सी स्टोरी है, बट आप बार बार पढ़ना चाहोगे। तो इस तरह के राइटर्स ने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। जॉन एलिया के बारे में, अगर जॉन एलिया जब जिंदा थे, जब वो लिखा करते थे, जब वो अपनी शायरी बयान करते थे, बहुत सारे लोगों को लगता था यार ये तो दिलजली आशिकी करे चले जा रहा है, ये तो सिर्फ सैड बातें कर रहा है, ये तो वो इस तरह की चीज़ें होती थी कि भाई और भी चीज़ें लाइए, मोहब्बत की बात करिए, आप मोहब्बत क्यों नहीं करते। वो कहते थे मेरा दिल टूटा हुआ है तो मैं तो ऐसी बातें करूंगा भाई। वो सामने वालों को वो पसंद नहीं आता। और आज की डेट में हर शायर जो गालिब के दिल में कितना दर्द था, मतलब अगर उनकी हवेली में जाके देखो कितना दुख था, कितना दर्द था, उनकी लाइफ कैसी गुजरी थी। एंड इट हैज बीन सेड, आई थिंक दिस इज ट्रू, कि वो जब भी लिखते थे he never used to write without drinking। या एब्सोल्युटली, ये उनकी बायोग्राफी में भी है कि उनके गला तर होने तक उनके हाथ से कलम नहीं उठा करता था, जब तक कुछ अंदर नहीं जाएगा। अंदर जाता तो फिर जो वो लिखते थे वो अभी तक। और वहीं अल्लामा इकबाल साहब उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे, लेकिन अल्लामा इकबाल ने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कैसी कैसी चीज़ें लिखी हैं। तो ये तो कहना ही वो गलत है कि मैं जो लिखता हूँ वो लोगों को पसंद नहीं आता तो मैं क्या करूँ। आप कुछ मत करिए, आप लिखते रहिए।
एक्चुअली इसमें एक इन्हीं के पॉइंट पे बिल्ड करूंगा मैं। सवाल ये है कि क्यों कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं, आपको क्या कर चाहिए, आपको बहुत क्लियर होना, बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि आपने ये कहानी लिखी, ये कोट लिखा, या ये रील डाली, व्लॉग बनाया, क्यों बनाया। आपको वो डाल के पैसे कमाने हैं, तो फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। बड़ी सिंपल, क्योंकि डे जॉब कंसल्टिंग का है मेरा, तो मैं उसी भाषा में इसे बोलूंगा, एक पर्सपेक्टिव दूंगा। प्रोफेशन आ जाता है बीच में। बिल्कुल, सीख लीजिए कैसे पैसे कमाने हैं। तो हर चीज़ में देखिए कीमत चुकानी पड़ती है और एक इनाम मिलता है, ठीक है, प्रोज या कॉन्स कह लीजिए। अगर आप कहते हैं साहब मुझे मिलियन फॉलोअर चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ फलाना गेमर या फलाना यूट्यूबर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में घूम रहा है और पैसे कमा रहा है, तो उसकी जो साइड जो आप नहीं देख रहे स्क्रीन पे, वो भी आएगी आपके साथ, आपको तैयार रहना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये सवाल जो आपने पूछा, वैलिडेशन येस और नो, आई थिंक बहुत ही कम लोगों को याद आता है, क्योंकि इतना है डिजिटल इन्फ्लक्स है। पर अगर ये सवाल आपको आ गया है तो इसका फॉलोअप भी तुरंत आपको आना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं सुबह नौकरी करता हूँ, शाम में कहानियाँ लिखता हूँ, दोनों नौकरी और कहानियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्रिएटिव फील्ड से नहीं हूँ, और मैंने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था कि जब ये लाइक आता है, जब ये कमेंट आता है, तो अंदर डोपामीन इफेक्ट आता है। तो उस नशे को मैंने कर्व करके रखा कि नहीं यार, ये रोको, क्योंकि बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जहाँ मैं उसको कंट्रोल खुद से करके रखा, और उसका फ़ायदा क्या हुआ, 4 साल बाद भी मैं कहानी लिखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये मेरा क्रिएटिव आउटलेट है, मेरी हॉबी है। मैं जॉब से परेशान होकर आता हूँ और कहानी लिखता हूँ, तो आज वो मुझे भी अच्छा लगता है एज अ हॉबी, क्योंकि मैंने अपने आप से पूछा था मैं कर क्यों रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, नहीं पैसे के लिए तो मैं नौकरी कर रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज़ होगी जो पैसे से नहीं जुड़ी होगी। ये बड़ा एक कॉन्शियस डिसीजन कई साल पहले लिया गया था, तो वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही वैलिडेशन का सवाल है, ये पूछें क्यों कर रहे हैं, नो द व्हाई। काफी प्रेजेंटेशंस में भी ये बताते हैं ना, नो द व्हाई फर्स्ट। बट मैंने एक बात हमने बीच में जो गालिब जी की करी जी, कि वो पहले पीते थे फिर लिखते थे, आजकल के टाइम पे लोग कुछ और करते हैं और लिखते हैं है ना, रैपर्स जो होते हैं, राइट। तो ये क्या है, और वो बहुत बढ़िया लिखते हैं, रैप बड़े अच्छे जाते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या सिस्टम है, कोई कहते हैं ये तो बहुत गलत काम है, बट उससे वो आर्ट निकल रहा है। देखिए, ये क्या है, मतलब ये भी एक अलग पॉइंट ऑफ वो है कि क्रिएटिविटी, इतने ऐसे से इंटॉक्सिकेशन की क्यों जरूरत पड़ती है इतनी बार क्रिएटिविटी के लिए। भाई ये तो मेरे हिसाब से एक वो बना रखा है कि इसकी इंटॉक्सिकेशन की ज़रूरत पड़ती है क्रिएटिविटी के लिए। ऐसा ज़रूरत नहीं है। अब जब फॉर एग्जांपल आप एक रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, आपको आए दिन क्लाइंट्स के लिए जिंगल बनाने होते हैं, क्रिएटिव आउटपुट्स निकालना होता है। आपकी जो क्रिएटिव टीम है, क्या वो रोज़ नशे करके क्रिएटिव आउटपुट निकालती है? नहीं निकालती। जिंगल आ गया भाई एग्जैक्टली वो चीज़ें नहीं होती। अब लोगों को ने परसेप्शन बना लिया कि भाई शायर जो हैं वो पिया करते थे और ये किया करते थे, तब जाके क्रिएटिव निकलता, मैं भी यही करूंगा तब जाके कविता निकलेगी, गजल निकलेगी। भाई ऐसा नहीं होता। उनका आइडिया ये है कि भाई हमारे जहन में इतना स्ट्रेस चल रहा है, उस स्ट्रेस को शायद कर्ब करके शायद क्रिएटिव साइड मेरी एक्टिव हो जाए, मेरा राइट ब्रेन जो है वो सो जाए और लेफ्ट ब्रेन से मैं जो हूँ वो क्रिएटिव इनपुट निकाल दूँ। हालांकि उस चीज़ का दिमाग पे ऐसे कोई असर नहीं है कि भाई उससे क्रिएटिव इनपुट निकल आएंगे। ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं कि वो क्रिएटिव इनपुट निकल आएगा। आप अपने आप को मेडिटेट करके बिठाएंगे कुछ चीज़ लिखने के लिए, तब भी आ जाएगी। बट हाँ, आपको अपने जहन की थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसी को राइटर्स ब्लॉक सो कॉल्ड बोला जाता है कि भाई मुझे आई एम गोइंग थ्रू राइटर्स ब्लॉक, इसलिए मैं अपनी बुक कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो राइटर्स ब्लॉक क्या होता है, आपके निजी जिंदगी में इतना स्ट्रेस चल रहा है कि आप बाकी चीज़ें अपना एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स अबाउट इट। आप मेडिटेट करें। एंड आई पर्सनली, मेरा अपना वो तरीका रहता है कि अगर मुझे देखिए, मैं अपनी स्टोरीज ज़्यादातर कोई यूट्यूब पे तो करता नहीं हूँ, या तो मेरा ऑडियो पॉडकास्ट होता है, या मेरे लिए अपने लिए होती हैं, या मेरी स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए होती हैं। तो मैं जब कोई चीज़ लिख रहा हूँ, अब चाहे वो हॉरर स्टोरी है, या वो ट्रू क्राइम स्टोरी है, या वो लव स्टोरी है, मेरे लिए जहन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कोई इंसान नहीं है यहाँ पर, चाहे वो जेनजी से हो, चाहे उसके बाद वाली जनरेशन से हो, या हमारी जनरेशन से हो, जिसके दिमाग में स्ट्रेस नहीं है। हाँ, स्ट्रेस सबके दिमाग में। उसको काम डाउन, उसको कर्ब करके, मेडिटेशन करके, थोड़ा शांत करके जब आप लिखने बैठेंगे और आपके जहन में सिर्फ वो स्टोरी ही घूम रही होगी कि आपको क्या लिखना है, तो कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। पहली बार में नहीं आएगा, दूसरी तीसरी बार में आएगा। अब वो पहली बार में अगर चाहे कि भाई साहब मैं ऐसी स्टोरी लिख दूं कि बस नेटफ्लिक्स मेरे पीछे भागे कि इसका वो बनाना, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
बहुत जल्दी सक्सेस पाने के लिए लोग, बहुत जल्दी अच्छी चीज निकालने के लिए लोग समझते हैं कि मैं कर लूंगा तो ऐसी जबरदस्त वो निकल के आएगी सीरीज के, मतलब उसके बाद तो प्राइम और नेटफ्लिक्स और ये वो मेरे पीछे भागेंगे। ऐसा नहीं होता है। इट्स अ प्रोसेस, एवरीथिंग टेक्स टाइम, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी स्टोरीज रिजेक्ट होंगी, बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट होंगी, उसके बाद जाकर आप कुछ कर पाएंगे। अगर रिसेंटली आई एम श्योर एवरी राइटर सबने देखा होगा, सलीम जावेद की एक स्टोरी आई है एक OTT प्लेटफॉर्म पे, उनका कैसा था, एवरी राइटर शुड वॉच दैट। वही वाली ना जिसमें वो बोलते हैं कि वो दो अलग हो गए कुछ बात से, वो उनकी बेसिकली डॉक्यू सीरीज है। हाँ। उनकी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई, वो दोनों कैसे वो मिले, साथ में लिखते थे बट एक बार उन्होंने अनाउंस किया दैट वी आर नॉट टुगेदर। तो वो कैसे हुआ, तो पूरी जर्नी है, हर राइटर को वो सीरीज देखनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो इंस्पिरेशन मिलती है लिखने की। If you're a writer, that means you're a creative person. If you're a creative person, you're an artist, right? And it has been said, मतलब मैं भी आजकल बहुत सुनता हूँ पॉडकास्ट, बहुत कहानियां सुनता हूँ, it has been said to be a good artist you need to be a good person. मतलब तुम्हें एक साफ इंसान होना पड़ेगा, तुम्हें किसी के प्रति जेलिसी नहीं, किसी के प्रति हेट्रेड नहीं होनी चाहिए, तभी तुम एक अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे राइटर बन सकते हो, अच्छे क्रिएटर बन सकते हो। What do you have to say about it? नॉट रियली राइट, आई मीन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मतलब ये तो जो आपने बताया मेरे हिसाब से तो ये तो एक अलग एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है। ये एक आर्टिस्ट होना हो, आइडियली तो इंसान को वैसा होना चाहिए, पर दैट्स व्हाई आई सेड कि नॉट रियली, बिकॉज कोई भी इंसान सारी चीजें वो आपकी चेकलिस्ट में नहीं फिट होगा। और एक राइटर इंसान है, और जैसा हमने थोड़ी देर पहले दिमाग और थॉट्स की बात करी, वो आएंगे ही आएंगे। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर आपका इन जनरल आपका अपने थॉट्स और अपने दिमाग पे कंट्रोल है, तो आपका फोकस एक जगह पे होगा। वो फोकस, चाहे वो आप हॉरर कहानी लिखें, आप सस्पेंस लिखें, आप स्लाइस ऑफ लाइफ फील गुड स्टोरी लिखें, जो फोकस रहेगा तो वो जिस जो कंटेंट या जो जॉनर आप उठा रहे हैं वो बढ़िया अपने आप आ जाएगा। मतलब ये तो हर जगह वैलिड है कि अगर आप एक कॉर्पोरेट में भी काम कर रहे हैं और आप अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, भले ही आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको वो फोकस तो चाहिए, तो दैट इज गोइंग टू बी देयर। पर सारी अच्छी क्वालिटीज एक इंसान में हो ही नहीं सकती। देयर हैज टू बी द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। और उसको मैनेज करते हुए, जिसने उसे मैनेज कर लिया, यानी थॉट्स को कंट्रोल कर लिया या उसको काबू में कर लिया, जैसा जहन को शांत कर लिया, तो चाहे जो भी कंटेंट है फिर वो बढ़िया निकलेगा और फिर वो लोगों से कनेक्ट होगा। ये बात तो है, मतलब तुम्हारे दिमाग में ना यू हैव टू मतलब क्लियर हेडेड होना पड़ता है। बिल्कुल। मान लो इफ आई एम डूइंग अ शो, मैं रेडियो शो कर रहा हूँ सुबह, अब मान लो मैं किसी से लड़ के आ रहा हूँ, कुछ करके आ रहा हूँ, तो भाई मैं लिंक में कैसे क्रिएटिविटी दिखाऊंगा? मेरे दिमाग में जोक कैसे आएगा? बिल्कुल, मेरे वो आ ही नहीं सकता। तो ये गेम है भाई, इस गेम को क्रैक करना है। अगर ये गेम क्रैक कर लिया फिर तो मेरे ख्याल से जो बड़े एक्सपीरियंस आर्टिस्ट होंगे बहुत सालों बाद, वो क्रैक कर चुके हैं आई थिंक। हाँ बिल्कुल। एक साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है, इसको कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। आप अपनी थॉट्स का कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, और ये चीज़ आपको, देखिए, किसी थेरेपिस्ट के पास जाना या किसी से बातें करना, ये बहुत ज़रूरी हो गया मेरे हिसाब से आजकल। और कहीं ना कहीं उससे आप सीखते हैं कि अपने जहन में थॉट्स को कैसे कंपार्टमेंटलाइज करना है। अगर घर की परेशानियां हैं, उसको ऑफिस में कैसे नहीं आप हावी होने देना चाहते, आप ऑफिस की जो परेशानियां हैं उसको आप अगर घर पे हावी होने देंगे तो वो लाइफ आपकी इफेक्ट होगी, एंड एवरीथिंग गोज इज कनेक्टेड। तो जैसा आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर सुबह आपकी किसी से अनबन हुई है, या लेट्स से आपकी सुबह अच्छी नहीं हुई, आपके कपड़ों पे कुछ गिर गया और आप परेशान हो गए, और आपके नए जो है जॉर्डन के जूतों के ऊपर दही गिर गई फॉर एग्जांपल, समथिंग ऑफ दैट थॉट हो गया, तो आपका ऑटोमेटिकली थॉट जो है ना वहीं जा रहा होगा। अगर आपने एक टेक्निक सीखी है जिसमें आप अपने थॉट्स को कंपार्टमेंटलाइज कर पा रहे हैं, तो आप जब शो कर रहे होंगे तो सिर्फ शो कर रहे होंगे, वो थॉट आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा। जैसे ही आप इस दरवाजे से बाहर जाएंगे, आपके दिमाग में वो थॉट दोबारा एक्टिव हो जाएगा। सो दिस इज़ अ टेक्निक विच इज़ बेसिकली कहीं ना कहीं आपको सालों के मेहनत के बाद, सालों की मशक्क़त के बाद और सालों के एक्सपीरियंस के बाद ही ये आप सीख पाते हैं। नए आर्टिस्ट जो हैं उनसे तो वो उनके लिए तो यही है कि दिमाग शांत रखें और बस लिखते रहें, अपना काम करते रहें, और क्या। एक और सवाल मैं पूछूंगा, मतलब ऐसे तो सवाल तो मेरे रुकते नहीं है बट जैसे ऐसा भी कहा जाता है जो कहानियां लिखते हैं, है ना, जो लोग कहानियां लिखते हैं वो काफ़ी कहानियां एक्सपीरियंसेस से आती हैं, राइट?
जिसको ऐसा कह सकते हैं कि जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जिसने बहुत ट्रैवल करा है, बहुत लोगों से मिला है, वो एक बहुत सारी ऑब्जर्वेंसेस को मिला के कहानी में पिरो देता है उसको। तो अगर कोई एक 20 साल का इंसान है और एक 50 साल का इंसान है, तो आपको क्या लगता है जो 50 साल का इंसान है उसने तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, जो 20 साल का इंसान है उसने भी करी हैं बट नॉट दैट मच, सो डू यू थिंक द गाय हु इज 50 years old will be a better writer than the 20-year-old? पेचीदा तो नहीं आई सवाल? थिंक मैंने ये बहुत बढ़िया एक कोट सुना था, किसी ने कहा था, मुझे नहीं पता कि उनका ओरिजिनल है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा था, गुड स्टोरीज हैपन टू दोज हु कैन टेल देम। वेरी वेल सेड। गुड स्टोरीज हैपन टू दोज हु कैन टेल देम। तो आजकल हम थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसकी बात कर रहे थे। आजकल 20-22 साल के लड़के लड़कियां जब स्टेज पे जा रहे हैं, कोई एक कहानी बता रहे हैं, चाहे उनका जो भी अनुभव है, लेकिन उनका जो लहजा, जो तरीका है, हम उससे, कई लोग उससे भी कनेक्ट कर रहे हैं। और आज 50 साल वाले भी लोग हैं, कई सारे जो HR लीडर्स हैं, CEOs हैं, जब वो लाइफ कोचिंग या पब्लिक स्पीकिंग में आते हैं, आप उनकी एक जर्नी सुने तो उससे भी कनेक्ट होता है। लेकिन दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबडी इन बोथ स्पेक्ट्रम्स। तो आई बिलीव गुड स्टोरीज हैपन टू दोज हु कैन टेल देम। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद दैम। और ये भी देखिए, एक 50 साल का इंसान हो या 20 साल का इंसान हो, अगर आप कहानी को पिरोना नहीं जानते, अपने एक्सपीरियंसेस को कहानी में पिरोना नहीं जानते, तो आप कहानी कैसे बताएंगे? वही गुड स्टोरीज हैपन टू देम हु कैन टेल देम। अगर आप बता सकते हैं कहानी अच्छे से, आप उसको ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को एक धागे में कहानी के पिरो सकते हैं, तो आप 50 साल के हों या 20 साल के हों या 25 साल के हों, आपके एक्सपीरियंसेस से आप कहानियाँ निकालेंगे और उसी को आप अच्छे से पिरो के बताएंगे। अब वो अगर 50 साल वाले इंसान नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो 20 साल वाला शायद कर ले, हो सकता है उनसे बेटर कर ले, यू नेवर नो। तो ये उम्र पे तो इसका कोई वो ही नहीं है। आप कैसे कहानी पिरो पा रहे हैं, कैसे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को पिरो पा रहे हैं, कैसे उस कहानी बता पा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है तो सारा। हाँ जी, उम्र से रिलेटेबिलिटी बढ़ सकती है। अब मान लीजिए, अगर मैं 15 साल का हूँ, मैं तो बाप नहीं बना, मेरी शादी नहीं हुई, मैंने घर की मान लो जिम्मेदारी नहीं उठाई, अगर नौकरी चाकरी करके वो स्ट्रगल मान लो नहीं किया एट दिस पॉइंट में, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, तो हाँ, मैं शायद उसके बारे में नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप समझ के ही कर सकते हैं। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि 3 चीज़ें आप जब तक कर नहीं लेंगे तब तक आपको आएंगी नहीं। पहला शादी, दूसरा प्रॉपर्टी खरीदना, तीसरा मतलब पेरेंट बनना, बच्चा हो जाना। इसके अलावा फिर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि चलिए, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं गेस कर सकता हूँ कि 30 पे कैसे होगी। लेकिन जो 20 साल का व्यक्ति और 50 साल का व्यक्ति अगर दोनों अगर कहानी सुना रहे हैं, तो आई थिंक रिलेटेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि 50 साल वाले व्यक्ति ने वो इतना कुछ देखा है कि जो डेमोग्राफ जिसको वो रीच करेगा वो बढ़ जाएगा। वो 20 साल वाली कहानी फिर भी बड़ी यंग लगेगी, लेकिन 50 साल वाली कहानी जो है 25 से लेकर 50 तक उसका डेमोग्राफ बढ़ गया, और अब सारे लोग कह रहे हैं, हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी हुआ है, कभी ना कभी मैंने भी ये देखा था। इसमें एक चीज़ छोटी सी और है, इन एडिशन टू व्हाट ही सेड, कि ऑब्वियसली ये तो डेफिनेटली ट्रू है आपकी उम्र के हिसाब से। अब फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं 50 साल वाले के, बट ये भी है कि आप सुना किसको रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर 50 साल वाले इंसान जो है वो उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब टीवी नहीं थे और कैसे वो करे, तो आज का बच्चा कोई बैठा उसको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे जीते थे जब कोई स्क्रीन नहीं थी, ये जीते कैसे थे, क्या था, तो वो उससे शायद रेजोनेट ना कर पाए, रिलेट ना कर पाए। तो वही बात है कि आप 20 साल वाला इंसान को जिस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो उन्हीं एक्सपीरियंसेस को पिरोए, वो दूसरे एक्सपीरियंसेस जो उसको नहीं हुए अगर उनको पिरोने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा ही लगा सकता है। 50 साल वाला इंसान जो उनको एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो उनको पिरोएगा, और वो 80 साल वाले इंसान से कंपेयर करेगा तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा हुआ है। सो ये तो एक जनरेशन वो है जिसको आप रोक नहीं सकते, उम्र ऐसी चीज़ है जिसको आप रोक नहीं सकते, तो हमेशा कोई ना कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस, कोई कम एक्सपीरियंस वाला मिलेगा ही। और मैं मेरी उम्र के हिसाब से जो मुझे एक्सपीरियंस हुए, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सिर्फ उनको पिराऊँ, मैं आगे क्यों जाऊँ, और मैं किसको सुना रहा हूँ, किसको बता रहा हूँ। इसीलिए एक टाइम के बाद इंस्टाग्राम पे या किसी सोशल मीडिया पे आपकी जो ऑडियंस है वो वही रह जाती है जो आपकी उससे कनेक्ट हो सके, रेजोनेट हो सके। आप सबके लिए कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे, आप ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते।
पर आप जरूर खुश हो जाएंगे, चाहे 20 साल के हो, 50 साल के हो या 80 साल के हो, क्योंकि आपको बस इतना करना है, YouTube पे जाके फीवर स्टोरीज के चैनल पर जाना है। वहां पर आपको अपनी मनपसंद कहानियां मिलेगी, चाहे वो क्राइम हो, लव हो, थ्रिल हो, साइकोलॉजी हो, और साथ ही साथ आप उनको सिर्फ ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे भी सुन सकते हैं। जियो सावन पर जाओ सुनो, स्पॉटिफाई पर सुनो। और थैंक यू बोलो हमारे गेस्ट को, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मजा आ गया एकदम। थैंक यू सो मच। डीप कॉन्वर्सेशन बन गया और एक बिल्कुल। पॉडकास्ट भी बन गया इसको। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।